हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी जिसका नाम है स्किलटेल एजुकेशन, मतलब कि सीखने की आज़ादी, जहां पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स के बारे में। जीपीएससी, यूपीएससी और बाकी जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आपको सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए जितनी भी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें या जियोग्राफी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो जीके के रिलेटेड या करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में क्लियर करवाने वाला हूँ। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है आशीष बचवानी और मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ आज स्टैंडर्ड 6 में जियोग्राफी, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सिविल सर्विस एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जहाँ पे हमने यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, सन, स्टार, प्लैनेट्स और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी थी, इन चीज़ों के बारे में हमने सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को क्लियरली समझ लिया। आज हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो ये वर्ड का इस्तेमाल करके हमें समझने में ईजी होगी। तो बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं कि स्टार एंड द मून। स्टार्स मतलब कि सन एक स्टार है और बाकी सारे तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं। स्टार एंड द मून आर द सेलेस्टियल बॉडी विच आर विजिबल ओनली एट अ नाइट। सिंपल सी चीज है, रात को टिमटिमाते तारे और चांद कितना अच्छे लगते हैं ना। तो यही चीजें हैं जो हमें रात को दिखती है, दिन में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि दिन में सन की लाइट इतनी पावरफुल होती है, इनके सामने इनकी लाइट ढक जाती है। मतलब कि अगर आप देखो, आप सन में खड़े हो, सन में टॉर्च चालू करो फोन की, कोई मतलब है क्या? नहीं है, क्योंकि टॉर्च की जो लाइट है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी सन की लाइट पावरफुल है ना। तो जो सन की लाइट्स हैं उनके सामने इनकी लाइट्स डिम हो जाती है, इसलिए दिन में नहीं दिखते। होते तो आकाश में ही है ना, स्काई में ही रहते हैं। तारा अपनी जगह पर ही होता है, हम लोग यहाँ पर हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं, तारा उधर का उधर ही है। दिन में क्यों नहीं दिखेगा? सन की लाइट की वजह से उसकी लाइट कम बढ़ जाएगी, रात को वापस दिखने लगेगा उसी जगह पे। ओके, तो मून एंड स्टार्स वो हमें रात को इसलिए दिखते हैं क्योंकि रात को सन की लाइट जो है उन पे आती है, और सन की लाइट जो आती है किसी भी स्टार के ऊपर वो ज़्यादा ब्राइटर हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था फुल मून और न्यू मून के बारे में। फुल मून और न्यू मून के बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हर 15 दिन के बाद, 14 डेज के बाद फुल मून और न्यू मून होता है। टोटल ये राउंड जो होता है 27 से 29 डेज का होता है। ये हमने पार्ट 1 में क्लियर किया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए। तो फुल मून जो रात होती है वो महीने में एक बार आती है, और न्यू मून जो होता है वो महीने में एक बार आती है। फुल मून को हम पूर्णिमा कहते हैं, और न्यू मून मतलब कि नो मून, न्यू मून को हम कहते हैं अमावस्या। मतलब उस दिन हमें आकाश में रात को चांद नहीं दिखता। भाई चांद क्यों नहीं दिखता? क्योंकि चांद एक सैटेलाइट है, मतलब मान लो ये एक प्लैनेट है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जिस दिन फुल मून होता है ना, उस दिन सन की सारी लाइट मून पे आती है। देखो, सन की सारी लाइट किसके ऊपर आती है? मून के ऊपर आती है, और वो मून की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, इसलिए वो पूरा मून दिखता है। जबकि अमावस्या के दिन सन के ऊपर, सॉरी, मून के ऊपर सन की लाइट नहीं आती। मून इतना दूर होता है जिसके ऊपर सन की लाइट नहीं आती, इसलिए वो हमें नहीं दिखता। अब ये चीज कैसे हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं। यह है सन, यह है अर्थ। जैसे आप देख सकते हो, यह है सन, यह है अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, तो सन की लाइटें यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी। तो जब अब देखो, कोई भी एक अंधेरे रूम में आप चले जाओ, अंधेरे रूम में आप चले गए, कोई भी चीजें पड़ी होंगी, आप टच करोगे आपको पता चलेगा ये चीजें यहाँ, पर वो दिखेगी नहीं जब तक उस रूम में लाइट नहीं है। फिर एक प्रॉपर चीज पे आप टॉर्च करो तो वो चीज दिखेगी, टॉर्च नहीं। जिस चीज पे टॉर्च की लाइट जा रही है वो चीज आपकी आंखों में आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है ना, हम उस चीज को क्लियरली समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक रूम में हो, आप रूम में एंटर हो रहे हो, कुछ भी चीजें नहीं दिख रही, रूम में एक प्रॉपर जगह पे मैंने टॉर्च की, वहां पे एक डिब्बा पड़ा था तो वो डिब्बा आपके आंखों में दिखेगा। वो डिब्बे के ऊपर लाइट जाएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएगी। जो इंसान खड़ा है ना,
अगर वो डिब्बे के ऊपर लाइट जा रही है, वो डिब्बे की लाइट उसकी आंखों में आएगी, तब उसे वो चीज दिखेगी। यही कॉन्सेप्ट भी यहां पर काम कर रहा है। देखो अर्थ है, सन है, सन है, अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है ना, तो मून के ऊपर सन की लाइटें रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो लाइटें हमारी आंखों तक नहीं आ रही, मतलब उसके आंखों जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में आना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमें मून नहीं दिखता। जब अर्थ के पीछे मून चला जाता है तो सन की सारी लाइट्स इसके ऊपर आती है और वो सारी लाइट हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए वो फुल मून होता है। यहां पे देखो सन की लाइटें इतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है, इतने ही हिस्से में, मून का जितना हिस्सा है उतने ही हिस्सों पे सन की लाइट आ रही है, और वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, इसलिए हमें आधा मून दिखता है, छोटा मून दिखता है। तो ये मून जो घूम रहा है ना, ये घूमने की वजह से सन की लाइट कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, जितने हिस्से आपको दिख रहा है ना, मतलब मान लो उतने ही हिस्से में सूरज की किरणें उसके ऊपर जा रही है और वो आपकी आंखों पर आ रही है, इसलिए वो आपको दिख रहा है। तो फुल मून कब होता है? जब सन और अर्थ के पीछे मून हो तब फुल मून, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो नो मून, क्योंकि वो लाइटें रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, वो आपको नहीं दिखती। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें फुल मून किस तरह से दिखता है और नो मून किस तरह से दिखता है और क्या उसका रीजन था। ये हमने पहले पार्ट में नहीं पढ़ा था, पर अभी मैंने आपको बता दिया। सेकंड मैंने बताया आपको, चलो, सम सेलेस्टियल बॉडी आर बिग एंड हॉट सिंस दे आर मेड ऑफ द गैसेस। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार। मैंने बताया पहली चीज में स्टार क्या होते हैं, स्टार और प्लैनेट के बीच में हमने डिफरेंट पढ़ा। स्टार बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, हीट करते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है। जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल, सन, सन की अपनी लाइट है, वो अपने आप से हीट क्रिएट कर रहा है, वो खुद में गर्म है। ओके, तो जो भी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है आसमान में, जो भी तारे हैं जो इनसे भी बड़े बड़े हैं या इनसे भी छोटे छोटे हैं, उनकी लाइट सन जितनी नहीं है। एक चीज तो पहले समझ लो, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सन। बाकी सारे स्टार हैं, छोटे छोटे स्टार हैं जिनकी लाइट है, पर सन जितनी नहीं है। सन इतना ब्राइट है कि हम उसको देख ही नहीं सकते। बाकी जो रात को हम तारे देखते हैं वो अपने आप में क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि वो एक तो गैसेस से भरे पड़े हैं, हीट कर रहे हैं, और उनकी लाइट, गर्मियों की वजह से उनकी लाइट बाहर आ रही है, तो वो लाइट हम देखते हैं, इसलिए वो तारे टिमटिमाते और तारे चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सन। फिर हमने पढ़ा था उर्सा मेजर और स्मॉलर मेजर के बारे में, सप्तऋषि के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सप्तऋषि के बारे में मैंने बताया। तो ग्रुप ऑफ द स्टार होता है जो प्रॉपर एक शेप क्रिएट करता है, उसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कॉन्स्टलेशन का मतलब कि ग्रुप ऑफ द स्टार एक प्रॉपर पैटर्न और एक प्रॉपर डिजाइन क्रिएट करते हैं, जिसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जिसमें मैंने दो चीजें आपको पढ़ाई थी, उर्सा मेजर मतलब कि बिग बियर, स्मॉल बियर मतलब कि सप्तऋषि। दो हमने डिजाइन्स पढ़े थे, एक मैंने आपको ऐसे डिजाइन दिखाई थी, एक इंसान है जिसका एक ऐसे हाथ है, एक ऐसी हमने डिजाइन देखी थी, है ना। तो ये उर्सा मेजर है और एक ऐसी डिजाइन हमने देखी थी। इसमें ये जो है ना, ये वाला तारा सेम रहता है, ये डिजाइन ऐसी भी होती है कभी कभी। देखो, तो ये डिजाइन और ये डिजाइन दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, डिजाइन को मैंने खाली घुमा दिया। तो यहाँ पे जो पॉनीटेल मतलब सबसे लास्ट वाला जो तारा जो रहता है उसे हम कहते हैं पॉल स्टार, जो फिक्स रहता है। तो इसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, जो तारे मिलकर कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पॉल स्टार के बारे में मैंने आपको बता दिया। पॉल स्टार मतलब कि ध्रुव का तारा, जिसकी पोजीशन सेम रहती है। मैंने आपको बताया कि ये जो टाइमिंग रहता है ना, इसमें जो सबसे लास्ट वाला तारा है पोलारिस, नॉर्थ स्टार इसे हम कहते हैं। ओके, या फिर इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये जब घूमता रहता है, इसकी डिजाइन, ये डिजाइन सेम है, पैटर्न यही है ना। इसमें सिर्फ ये एक जो तारा है वो आसमान में चांद के पास आपको दिखेगा, छोटा सा। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर चांद नहीं भी दिखता तो भी ये तारा दिखता रहता है। तो ओके, ये नॉर्थ में दिखता है इसलिए नॉर्थ स्टार कहते हैं। और क्योंकि ये हमें डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है, किसको? अगर आप जंगल में हो या रिवर से पास हो रहे हो, आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही, तो नाइट को अंधेरे में जब आपको डायरेक्शन चेक करनी हो, अगर आपका कंपास वगैरह काम नहीं कर रहा,
तो आप नॉर्थ स्टार को देखकर डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो कि ये नॉर्थ है तो ये साइड साउथ है, ये साइड ईस्ट और ये साइड वेस्ट है। तो आप इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन देख सकते हो। तो ये पोल स्टार है। चलो, पोल स्टार के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। देयर आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट, जिसकी खुद की कोई हीट नहीं होती, खुद की कोई लाइट नहीं होती, है ना, और जो क्या करते हैं, स्टार के आसपास घूमते रहते हैं, उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स मैंने आपको बताया था, इनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, जो स्टार मतलब सन के आसपास घूमते रहते हैं। इनकी कोई अपनी हीट नहीं होती, इनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती। ये प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट्स हैं। अब इस प्लैनेट को याद कैसे दिखाया जाए, हाउ टू रिमेंबर दिस प्लैनेट, इसके लिए एक स्लोगन बनाया है मैंने। स्लोगन को देखते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस अ फूड। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपको 8 के 8 प्लैनेट जो हैं याद करवा दिए। कैसे, देखो मैंने लिखा हुआ है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस अ नूडल्स। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। माई में एम लिखा है, वो मर्क्यूरी है, सबसे पहले मर्क्यूरी। वी स्टैंड फॉर वीनस, ई स्टैंड फॉर अर्थ, एम स्टैंड फॉर मार्स। ये पहली 4 चीजें हैं, इसे हम इनर प्लैनेट कहते हैं। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। इसके बाद आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसलिए मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। फिर नीचे आते हैं जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ये आउटर प्लैनेट है। जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैचुरन, यू फॉर द यूरेनस एंड एन फॉर द नेपच्यून। हालांकि प्लूटो अभी एक प्लैनेट नहीं है, क्यों नहीं है आगे बताऊंगा, है ना। मैप में हमने प्लूटो के बारे में डिस्कस किया। तो एक बार मैप देख लेते हैं वापस से आकर। देख सकते हो प्लैनेट यहां पर है सारे के सारे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। प्लूटो सबसे लास्ट में है। प्लूटो पहले प्लैनेट हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि प्लूटो सन से बहुत दूर जा चुका है। वो अपनी ऑर्बिट से इतना दूर जा चुका है कि वो हमें दिखता भी नहीं है कहां पर है, गुम हो गया है। क्यों ऐसा, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ऐसा क्यों है। प्लूटो के बारे में भी 1-2 लाइन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया, आगे पढ़ रहे हैं। मोस्ट प्लैनेट हैव अ सैटेलाइट, बहुत सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। जैसे मैंने बताया, सन क्या है, एक स्टार है। सन के आसपास क्या घूम रहा है, अर्थ। सन के आसपास क्या घूम रहा है, अर्थ। तो अर्थ क्या है, प्लैनेट। और प्लैनेट के आसपास जो घूमता है, जैसे कि मून घूम रहा है, जैसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये अर्थ की सैटेलाइट मून हुई। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं या बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जिनकी सैटेलाइट्स हैं। तो किस प्लैनेट की कितनी सैटेलाइट्स हैं वो हम देखते हैं। अर्थ की कितनी सैटेलाइट है, सिर्फ एक, क्या नाम है उसका, मून। जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं, 67। ओ माय गॉड, मतलब बहुत सारी सैटेलाइट हुई। मतलब सन के आसपास में जुपिटर तो घूम ही रहा है, जुपिटर के आसपास और 67 सैटेलाइट्स घूम रही है, जिसमें से मैंने कुछ बड़ी बड़ी लिखी हुई है यहाँ पे। यूरोपिया, टिनेमाइट, ऐसे बहुत सारे नाम है। और एक नाम है यहाँ पे नीचे जो डक गया है ना, सेलेस्टो। फिर सैचुरन मतलब सनी, इसके आसपास कितनी बॉडीज घूम रही हैं, 62, जिसमें मैंने लिया हुआ है मियामास, इनेस्टियो, टेथिस, डायोन, रिहा, टाइटन एंड लेपेटियस। यूरेनस, यूरेनस के कितने सैटेलाइट्स हैं, 27। टाइटेनिया, ओबेरना, मिरांडा घूम रहे हैं। नेपच्यून, नेपच्यून की कितनी सैटेलाइट्स हैं, 13। इसमें मैंने सबसे बड़ी एक ली हुई है, ट्रिटॉन। तो आप देख सकते हो हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी सैटेलाइट है। अर्थ की 1, जुपिटर की 67, सैटर्न की 62, यूरेनस की 27 एंड नेपच्यून की 13। तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और बहुत बार ये चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। वैसे मैंने बताया था द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन वाइल द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। मतलब प्लैनेट किसके आसपास घूमते हैं, सन के आसपास, ओके। और सैटेलाइट किसके आसपास घूमती है, प्लैनेट के आसपास। तो प्लैनेट किसके आसपास घूमता है, सन के आसपास। और सैटेलाइट किसके आसपास घूमता है, प्लैनेट के आसपास। यही तो लिखा हुआ है किस, देखो, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। फिर क्या लिखा हुआ है, वाइल द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, वाइल द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। देखो आप देख सकते हो ये घूम रहा है यहाँ पे,
ओके, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा चैप्टर में, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, अब नहीं हो रही। सो अर्थ एंड द मून आर द पार्ट ऑफ द बिगर सिस्टम, मतलब हमारी एक फैमिली का हिस्सा है अर्थ और मून, जहाँ पे सेंटर में क्या है, सन, और बाकी सारे प्लैनेट हैं। ये बाकी सारे प्लैनेट है और ये पूरा जो एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। और इन सबका हेड कौन है, हमारे सूरज देवता, मतलब कि सन। तो ये जो पूरा हमारा गैलेक्सी क्रिएट हुआ, इन गैलेक्सी के सेंटर पार्ट में कौन है, सन, इसलिए इसको हमने नाम दिया है सोलर सिस्टम। ओके, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे और कितने सन हैं हमें मालूम नहीं है, हमें सिर्फ मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है और टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, इसके बीच में एस्ट्रॉइड्स और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। चलो, तो ये सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम का हेड हो गया सन। आप देख सकते हो यहाँ पे सन है। अब यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे थे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था, जब अर्थ सन के आसपास एक राउंड पूरा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। जबकि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे एक राउंड पूरा करता है 24 आवर का, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन। तो एक रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और एक रिवॉल्यूशन की वजह से क्या चेंज होते हैं, सीजन्स। ये चीज़ याद रखनी है, अगर एक रिवॉल्यूशन हुआ मतलब एक पूरा चक्कर लगाया, कितने दिन लगते हैं, 364 डेज, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। जबकि एक रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, एक दिन लगता है, इसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। वैसे ही मून के बारे में भी हमने पढ़ा था। चलो, सन इज मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन किससे बना हुआ है, बहुत सारी अलग अलग गैसेस से बना हुआ है। सन बहुत ही गर्म है, सन हीट फेंकता है। और अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में, सो इट्स अबाउट द 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 115 मिलियन किलोमीटर। आप गिन सकते हो मिलियन में कितने जीरो लगाने हैं, उसके आगे भी 150, और वो भी किस में, किलोमीटर में। तो हम सन के पास तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सन बहुत गर्म है, सन बहुत हीट जनरेट करता है। अब 15 मिनट धूप में खड़े रहकर देख लीजिए, आधा घंटा धूप में खड़े रहकर देख लीजिए, हमारी स्किन जलने लगती है। तो सोचो अगर हम सन के पास गए, मतलब कि वीनस और अगर मर्क्यूरी पे भी गए तो हमारी हालत क्या होगी। इवन अगर हम मार्स पे जाते हैं तो मार्स भी इतना हीट जनरेट करता है, गर्म रहता है, उसको भी बहुत गर्मी मिलती है। तो इन सब में लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ अर्थ पे पॉसिबल है। बात करते हैं प्लूटो की। मैंने बताया था ना, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, तो प्लूटो आखिर में 2006 तक हमें दिख रहा था, उसके बाद वो नहीं दिख रहा क्योंकि उसकी ऑर्बिट सबसे अलग है ना। ये सबसे अलग है ना, क्लास में एक बच्चा होता है, टीचर पढ़ा रही होती है, 10 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक बच्चा ऐसा सबसे अलग होता है ना, टीचर की पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, वो अपना ही कुछ ड्राइंग कर रहा होता है, टीचर की डांट सुनता है। ये ऐसा बच्चा है। देखो ये सारी ऑर्बिट्स यूं घूम रही है ना, ये देखो ये ऑर्बिट सबसे अलग घूम रही है। ये किसकी ऑर्बिट है, ये प्लूटो भैया की ऑर्बिट है। ये सबसे अलग घूमते रहते हैं। और ये प्लूटो भैया की ऑर्बिट है ना, ये 2006 में हमने इनको देखा था। कब देखा था, 2006 में आखिरी बार परीक्षा देने के लिए आए थे। ओके, देख सकते हो ये सन है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2018 में ये यहाँ पे थे, 1931 में ये यहाँ पे थे, और ये इतना घूमकर कितने ईयर्स बाद, 87 ईयर्स बाद 2018 में ये यहाँ पे स्ट्रेट लिया है, जो हमें अर्थ से विजिबल था। बट अब ये नहीं दिखते, अब ये पता नहीं कब कहाँ गुम हो गए हैं, कब आएंगे, कब दिखेंगे, ये भी पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए प्लूटो को प्लैनेट नहीं कहा गया। कहाँ चले गए, गुम हो गए, बाराती हैं, कहीं शादी वादी कर ली, क्या है कुछ पता नहीं। ओके, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब कि ऐसा प्लैनेट जो जब सन के पास आता है ना, ये जब घूम के सन के पास आता है ना, तो ये जलने लगता है। एक तो प्लूटो बहुत ठंडा है, एकदम चिल है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है। जब ये सन के पास से गुजर रहा है ना, बर्फ पिघलने लगती है, और आसमान में जब ये इतनी फास्ट घूमते हैं तो ये जलने लगता है। समझ नहीं आया, समझा रहा हूं ना। जब ये प्लूटो सन के पास से गुजर रहा होता है तो ये जलने लगता है, उसकी बर्फ पिघलने लगती है, और पिघलने की वजह से ये ऐसे जलने लगता है, उसके पीछे धुआं धुआं हो जाता है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। तो प्लूटो जो है वो इस तरह से है। आगे अगर हम पढ़ें प्लूटो के बाद, देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिए हैं। सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और सबसे बाहर जो हमारे प्लूटो भैया हैं, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सबसे बाहर घूम रहे हैं। अब हम बात करें हमारे अर्थ की, तो हमारा अर्थ, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेनेट है हमारी सोलर सिस्टम में जहाँ पे हम लोग जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे सांस ले सकते हैं। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पानी भी है और ऑक्सीजन भी। ओके, कुछ भी करना हो पानी तो चाहिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, क्योंकि उसमें भी तो ऑक्सीजन है, और सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऑक्सीजन्स भी है और जिसके ऊपर वाटर भी है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो अर्थ के ऊपर है ना, ये पानी बहुत ज़्यादा है, देखो ये ब्लू कलर ज़्यादा है, कितना 2/3 हिस्सा पानी है। अगर आप स्पेस में चले जाओ, मून पे चले जाओ, वहाँ से अर्थ को देखोगे तो अर्थ कौन से कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। इसके लिए हम इसे क्या नाम देते हैं? ब्लू प्लैनेट। मतलब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि उसकी 2/3 हिस्सा जो है ना, 2/3 पार्ट, इतना हिस्सा 2/3 पार्ट पानी से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अगर हम बात करें मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। किलोमीटर, मतलब जो अर्थ है उसके आसपास जो मून घूम रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। और जो अर्थ का डायमीटर है ना, ये डायमीटर होता है, अगर आपने सर्कल में रेडियस और डायमीटर पढ़ा हो, तो जो अर्थ का डायमीटर है, मान लो अर्थ का जो डायमीटर है उसका भी 1/4 डायमीटर किसका है? मून का। मतलब अर्थ का जो डायमीटर है उसका 4th पार्ट करेंगे, मतलब अर्थ के अगर हम इक्वल 4 टुकड़े करते हैं, कितने? 4 टुकड़े, तो इसका एक टुकड़ा जो होगा अर्थ का, वो जितनी जगह होगी ना उतनी जगह मून की होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो 1/4 पार्ट है अर्थ का मून। और हमने ये भी पढ़ा था 27 डेज के अर्थ के आसपास मून को घूमने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज। इसको हम एक रोटेशन भी कह सकते हैं। अरे इसको हम क्या कहते हैं? एक रोटेशन। इसको एक रोटेशन भी कह सकते हैं। पर मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल्स है। हमारी जो गैलेक्सी है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम? मिल्की वे गैलेक्सी है। इसमें हम लोग रह सकते हैं, जिसमें हम लोग रह भी रहे हैं अभी, और ये सबसे बड़ी गैलेक्सी ऐसा हम मानते हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारी जितनी भी यूनिवर्स, सबसे बड़ी गैलेक्सी हमारी ही है, क्योंकि बाकी गैलेक्सी के बारे में तो हम जानते नहीं हैं। और इस गैलेक्सी के अंदर अर्थ भी है, मून भी है, यूरेनस भी है, मर्क्यूरी भी है, बीच में आप देख सकते हो ये ब्राइटर चीज़ है, ये क्या है? सन। और इसके आसपास ये गोल गोल घूमता रहता है। आई होप सो के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। टास्क ऑफ द डे हम लोग जा रहे हैं। टास्क ऑफ द डे सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था, गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल प्लैनेट्स। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने। अब हर एक प्लैनेट के बारे में, प्लूटो है, नेपच्यून है, सैचुरन है, मून है, सबके बारे में डिटेल में 10th में पढ़ोगे। बट अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता मिल जाएगा कि प्लूटो के ऊपर कौन कौन सी गैसेस हैं, मून के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है, उसकी लैंड कैसी है। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें बता सकते हो। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद द स्किल टाइल एजुकेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।